अस्सलामुअलैकुम। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन मास्टर। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द मौसूल हो सके। नाजरीन, बात करते हैं कुछ बदलते हुए इंटरनेशनल हालात व वाक़यात पर। नाजरीन, इसराइल ने कतर के शहर दोहा पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। अरब मीडिया का कहना है कि ये 5 से 6 बार धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, जिसके बाद आसमान में काले बादल छा गए। इन धमाकों के नतीजे में हमास की क़यादत, जो कि 5 अफराद पर मुश्तमिल थी, उनको टारगेट बनाया गया और उन्हें शहीद किया गया। बाकायदा तौर पर इसराइल ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तिल अबीब से ये खबर आई है कि इसराइल ने पहले से ही अमरीका को इन हमलों से आगाह कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की मंजूरी भी दी थी। इन हमलों के बाद कतर ने भी अपना बयान जारी किया है कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। याद रहे कि कतर गज़ा इसराइल जंग में जंगबंदी के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा था। इस बात की तईद करते हैं कि इसराइल जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहता, ना ही मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बातचीत करना चाहता है। कतर के शहर दोहा के डिस्ट्रिक्ट कटारा में ये हमला किया गया, जहां हमास के सीनियर रहनुमा इजलास कर रहे थे और अमरीकी तजवीज़ पर बहस कर रहे थे कि कैसे जंगबंदी की तरफ जाया जाए। नाज़रीन, ये अमेरिका का दोगलापन है, जो कहता है कि हम जंगबंदी चाहते हैं और हमलों की मंजूरी भी देता है और इसराइल को असला भी फराहम करता है। इस हमले ने पूरी दुनिया के लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है कि क्या ये हमले किसी नई जंग की तरफ पेशरफ्त तो नहीं है। फिलहाल इन हमलों की तफसीलात और वजूहात सामने नहीं आ सकी कि ये हमला क्यों किया गया है। एक और अहम बात से आपको आगाह करते चलते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दफ़ाई मुआहदा हुआ है, जिसके बाद खित्ते का बदमाश इसराइल पाकिस्तानी मिसाइलों से अब दूर नहीं रहेगा और उसका आयरन डोम सिस्टम भी उसे पाकिस्तानी मिसाइलों से नहीं बचा सकेगा। सऊदी अरब का इलाका तबूक महज इसराइल से 500 किलोमीटर दूर है। ये कुर्बत पाकिस्तानी दफाई निज़ाम के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी, जो दरमियानी और कम रेंज वाले मिसाइलों को भी तिल अबीब समेत इसराइल के अहम तरीन शहरों और फौजी तनसीबात तक रसाई फराहम करेगी। पाकिस्तान के पास एक जदीद और मुतनव्वे ज़ख़ीरा मौजूद है, जो सऊदी अरब में तैनाती के बाद इसराइल के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है। सऊदी अरब में तैनाती के बाद पाकिस्तानी मिसाइल इसराइल पर शमाल, मशरिक, जनूब और जनूब मशरिक से हमला कर सकते हैं, जिससे इसराइल के दफाई निज़ाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। अगर हम पाकिस्तानी मिसाइलों की बात करें तो सबसे पहले आता है बाबर क्रूज़ मिसाइल, जिसकी रेंज है 450 से 750 किलोमीटर, जो तकरीबन 980 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है। अगर इस मिसाइल को सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से दागा जाए तो 15 से 20 मिनट के दरमियान इसराइल के किसी भी इलाके को तबाह बर्बाद किया जा सकता है। इसकी ख़ास बात यह है कि कम ऊंचाई पर भी परवास करता है, जो दुश्मन के रडार सिस्टम से बचने में कामयाब हो सकता है। दूसरा 750 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल शाहीन 1 है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। यह मिसाइल दुरुस्त निशाना लगाने और इसराइल के बेशतर हिस्सों को दबा करने की सलाहियत रखता है। यह मिसाइल सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से दागे जाने के बाद 12 से 15 मिनट में किसी भी इसराइली हदफ को निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं 1300 किलोमीटर वाले गोरी मिसाइल की। 6100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करने वाला ये मिसाइल सिर्फ 5 से 7 मिनट में इसराइली शहरों को मलबे का ढेर बना सकता है। अब बारी आती है अबाबील मिसाइल की, जिसकी रेंज है 2200 किलोमीटर और ये तबाहकुन हथियार तकरीबन 12,000 से 15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है। ये सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से अगर इस मिसाइल को दागा जाए तो ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के दौरान इसराइल के किसी भी शहर को राख और मलबे का ढेर बना सकता है। इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि ये एक से ज़्यादा अहदाफ को बआसानी निशाना बना सकता है, जो इसराइल के एक दफ़ाई निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। पाकिस्तान के मिसाइल कितने ख़तरनाक हैं ये तो आपने जाना, लेकिन क्या इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इन पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक सकता है? आइए जानते हैं। अगर इसराइल के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम की बात करें तो इसका आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को रोकने के लिए खासी शोहरत रखता है।
لیکن یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی پاکستانی میزائلوں کے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ یہ دفاعی نظام ایک محدود وقت میں محدود تعداد میں میزائلوں کو ہی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ترین کروز میزائل اور ہائپر سونک میزائل اس کے چیلنج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ پاکستان کے جدید ترین میزائل ریڈار سسٹم کو چکمہ دے کر اپنے اہداف کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم میزائلوں کا پتہ لگانے سے لے کر تباہ کرنے تک کا وقت صرف 15 سے 30 سیکنڈ ہے۔ تاہم پاکستان کے تیز ترین میزائل ابابیل اور غوری کے لیے یہ وقت ناکافی ہو سکتا ہے۔ صرف پاکستانی میزائل ہی نہیں بلکہ پاک فضائیہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس F-16، F-17 تھنڈر اور J-10 جیسا لڑاکے طیارے بھی موجود ہیں، جبکہ پاکستانی ایئر بیس کا سعودی عرب میں قائم ہونا بھی اسرائیل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں بھی پاک فضائیہ نے مصر اور شام کی طرف سے لڑائیاں لڑی، متعدد اسرائیلی جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ ناظرین، DGISPR نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ فوج میں اس بارے میں بالکل بھی کوئی تشویش نہیں ہے کہ پاکستان اگلا ہدف بن سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ان دو ممالک کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ایک مستند اور اعلان شدہ ایٹمی طاقت ہیں اور دنیا کا اس بات کا کوئی تجربہ نہیں کہ کسی مستند ایٹمی طاقت کے خلاف مہم جوئی کرے یا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسی کوئی مہم جوئی کی گئی یا اس کی کوشش بھی کی گئی تو اس سے بھیانک نتائج نکلیں گے جنہیں دنیا برداشت نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، لہٰذا جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر سے واضح طور پر کہتا ہوں، ایک مستند ایٹمی طاقت کے ساتھ عسکری یا جنگی گنجائش تلاش کرنا محض خام خیالی، سراسر بے وقوفی اور ناقابل تصور ہے۔